हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा हैच एंड स्लेक पाथवे। और इसके पहले हम लोग काफ़ी सारा डिस्कशन कर चुके हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। और मैंने आपको बता दिया है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, कितने टाइप की रिएक्शंस हैं। लाइट रिएक्शन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग, डार्क रिएक्शन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन डार्क रिएक्शन में हमने ये बताया था कि प्लांट्स जो C3 प्लांट्स हैं उसमें जो बायोसिंथेटिक फेज़ है वो खाली बस सिंपल केल्विन साइकिल के थ्रू होता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस करते हैं C4 प्लांट्स उसकी एनाटॉमी में, लीफ एनाटॉमी में, जिसकी वजह से इसमें एक अलग पाथवे चलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हैच एंड स्लैक पाथवे। तो आज हम C4 पाथवे के बारे में बात करते हैं, हैच एंड स्लैक पाथवे के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, प्लांट दैट आर अडॉप्टेड टू द ड्राई ट्रॉपिकल रीजन और उसके बाद हैव द C4 पाथवे, ठीक ना। तो जो भी ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स के जो प्लांट होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, C4 पाथवे को फॉलो करते हैं। और C4 पाथवे के बारे में अभी बताते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। दो दीज प्लांट्स हैव द C4 ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जो कि कितने कार्बन का कंपाउंड है, 4 कार्बन का कंपाउंड है। एज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट दे यूज टू C3 पाथवे। और जो इसमें कैल्विन साइकिल होगा, C3 पाथवे होगा, वो मेन बायोसिंथेटिक फेज है अभी भी। जो ग्लूकोज की सिंथेसिस है, ग्लूकोज की सिंथेसिस C3 पाथवे के थ्रू ही होना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक ना। बट ये जो पाथवे स्टार्ट होगा, इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा दैट इज द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द C4 पाथवे। क्लियर। तो कैल्विन साइकिल एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। चलिए देखते हैं कि C4 प्लांट्स में क्या स्पेसिफिकेशन होता है, क्या क्या स्पेशल है C4 प्लांट्स में। क्योंकि मैंने बताया कि उसमें क्या होता है, उसकी लीफ एनाटॉमी कुछ स्पेसिफिक टाइप के मॉडिफिकेशंस करती है। तो जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स के जो प्लांट हैं, देखिए रीजन मैं बता दूं आपको, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स के जो प्लांट हैं वहां पे कह सकते हैं थोड़ा सा एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस की कंडीशन होती है। और ऐसे टाइप में अगर वहां पे जो भी रिसोर्सेज हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, अगर इनकी डेफिशिएंसी है तो वो कोशिश करेंगे कि जितना भी वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको मैक्सिमली यूटिलाइज कर सकें, ठीक है ना। और C3 साइकिल के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि उसके साथ जो रुबिस्को है वो दो टाइप की रिएक्शन करने लगती है। एक क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि मेन प्रॉब्लम रुबिस्को की है, मेन प्रॉब्लम किसकी है, रुबिस्को की। अब ये दो तरीके का काम करता है, एक तो कार्बोक्सिलेशन और दूसरा क्या करने लगेगा, ऑक्सीजनेशन, ठीक है ना। अब कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन सब कुछ डिपेंड करता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो अगर कंपैरेटिवली कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने लगे तो वो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करने लगता है प्लांट। और इसकी वजह से क्या होता है, एक वेस्ट प्रोसेस है जिससे प्लांट को काफी नुकसान भी हो रहा है एनर्जी फॉर्मेशन में। और ये सारी चीजों में सेकंड चीज क्या हो रहा है कि जितनी एनर्जी लाइट रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हुई वो मैक्सिमम एनर्जी वही यूटिलाइज कर लेता है, तो वेस्ट प्रोसेस है। नेक्स्ट लेक्चर में फोटो रेस्पिरेशन के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम C4 पाथवे के बारे में जानते हैं। तो प्लांट ने अपने अंदर क्या किया, एक मॉडिफिकेशन किया। और वो मॉडिफिकेशन करने से क्या हुआ कि वो मैक्सिमम CO2 को यूटिलाइज कर सके, ठीक है ना। और यहां पे फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को खत्म किया जा सके, ठीक है ना। अब ये मॉडिफिकेशन होने से क्या हुआ, यहां पे C4 पाथवे फॉलो होने लगा। अभी बता रहे हैं, उसकी जब एनाटॉमी पढ़ेंगे फिर हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। कह रहे दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ द लीफ एनाटॉमी। और ये एनाटॉमी को हम क्या बोलते हैं, क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज एनाटॉमी, ठीक ना। क्रेंज एनाटॉमी में क्या होता है, तो इसमें जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं उनके अराउंड क्या होता है, कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स बन जाती हैं जिनको हम बंडल शीथ सेल कहते हैं। और वो इंपरवियस होती हैं फॉर द गैसियस एक्सचेंज, और इसीलिए वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ने नहीं दिया जाता है और CO2 की कंसंट्रेशन प्रॉपर वहां पे बनी रहेगी। कैसे बनी रहेगी वही जानना है हमें इस पूरे C4 पाथवे के अंदर, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर। तो ये हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी ये प्रोसेस होगी, ठीक है ना। कह रहे दे शो अ रिस्पॉन्स टू द हाई लाइट इंटेंसिटी एंड उसके बाद दे लाइक अ प्रोसेस कॉल्ड द फोटो रेस्पिरेशन, जो कि मेन रीजन है इस पूरे मॉडिफिकेशन का, एंड हैव अ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। अब एक
बात ये आप समझ सकते हो कि जो C3 के थ्रू जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है, वहां पे फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होने की वजह से क्या हो रहा है कि सॉरी, तो वहां पे फोटो रेस्पिरेशन होने की वजह से बायोमास की जो प्रोडक्टिविटी है वो एक तरीके से कम हो जा रही है। और अगर उसको फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को अगर नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज कर जाएगी, और यही मॉडिफिकेशन होता है क्रैंज एनाटॉमी में। अब कहते हैं कि लार्ज सेल अराउंड, देखिए क्रैंज एनाटॉमी में एक्चुअली में क्या होता है, लार्ज सेल अराउंड द वैस्कुलर बंडल ऑफ द C4 प्लांट आर कॉल्ड बंडल शीथ सेल, ठीक ना, एंड दे लीव विच हैव सच the leaves which have such anatomy, and this anatomy is known as the cranch anatomy। क्लियर है? चलिए, क्रैंच क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि ये वैस्कुलर बंडल है और मैंने बोला कि इसके अराउंड क्या करते हैं कि स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, इसको चारों तरफ से कवर कर लेती हैं। क्रैंच का मतलब होता है वर्थ, यानी कि व्रत जो होता है एक तरीके से पूरा जो फूलों की एक जो माला होती है ना, उसको बोला जाता है। जैसे आप देखते हो कि किसी को श्रद्धांजलि वगैरह देने के टाइम पे वो गोल गोल सा लेके जाते हैं ना, बिल्कुल वही चीज होती है। तो एक तरीके से पूरे वैस्कुलर बंडल को चारों तरफ से कवर कर लेता है, ठीक है। कह रहे द बंडल शीथ सेल हैव मे फॉर्म सेवरल लेयर अराउंड द वैस्कुलर बंडल, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। पहला पॉइंट क्या होता है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बहुत होंगे, थिक वॉल, इंपरवियस टू गैसियस एक्सचेंज। ये पॉइंट आपको याद रखना है, नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है। नीट में इस पे क्वेश्चन खूब बनते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए कि थिक वॉल, इंपरवियस टू गैसियस एक्सचेंज और नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस का मतलब गैसियस एक्सचेंज यहां पे बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि सेल क्या है, ऑलरेडी इंपरवियस है, और अगर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है तो गैसेस को ट्रांसपोर्ट होने के लिए कोई स्पेस नहीं है, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल जो है मेज एंड सारगम, आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है, यही सारी चीजें आपने एग्जाम में आनी है, तो बहुत आराम से इसको देखिए, इसको पढ़िए, आपको सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। देखते हैं कैसा होता है क्रैंच एनाटॉमी। तो जैसे कि हम देखते हैं कि अगर ये पूरा इसका वैस्कुलर बंडल वाला रीजन है, ठीक है ना, ये पूरा इसका वैस्कुलर बंडल का रीजन है, तो आप देखो कि इसके अराउंड ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्या कहलाएंगी, बंडल शीथ सेल्स। क्या है ये, बंडल शीथ सेल्स। ये बंडल शीथ सेल्स क्या करती हैं, इसको चारों तरफ से कवर कर रखी हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है कि यहां पे पैलिसेड पैरेन्काइमा जरूर प्रेजेंट होगा, पैलिसेड टिश्यू प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, मीजोफिल सेल्स के। तो यहां पे वैस्कुलर बंडल हो गया और इसके अराउंड ये बंडल शीथ सेल इसको क्या करते हैं, पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। और जब ये इसको पूरी तरीके से कवर कर लेंगे तो कोई भी गैसियस एक्सचेंज यहां पे नहीं होगा, यानी कि ऑक्सीजन जो कि लाइट रिएक्शन के थ्रू यहां प्रोड्यूस हो रही है वो यहां ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। तो जब ऑक्सीजन वहां पे ट्रांसफर नहीं हो पाएगी इस बंडल शीथ सेल के अंदर, तो फिर क्या होगा, वहां पे CO2 की कंसंट्रेशन बनी रहेगी। और वो कैसे बनी रहेगी वो देखते हैं अभी। देखिए थोड़ा सा ये ब्रॉडर उसमें, इसमें हमने क्या देखा कि ये C3 प्लांट है। C3 प्लांट के अगर लीफ की एनाटॉमी अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आपको अपर एपिडर्मिस मिलेगा, इसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर मिलेगी, और ये जो यहाँ पे इलोंगेटेड सेल्स हैं, इन इलोंगेटेड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, पैलिसेड टिश्यू, ठीक ना, पैलिसेड। उसके बाद यहाँ पे जो ये आपको सर्कुलर टाइप के सेल्स दिख रहे हैं जो कि काफी स्पेसेस देके लूजली पैक्ड है, इसको लूज पैरेन्काइमा या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बोलते हैं। ये वैस्कुलर टिश्यू आपको दिख रहे हैं यहाँ पे लेकिन यहाँ पे कहीं भी आपको बंडल शीथ सेल का अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है। लेकिन जब हम आते हैं किसके केस में, C4 प्लांट के केस में, तो C4 प्लांट के केस में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे अपर एपिडर्मिस हो गया, और यहां पे देखिए ये पैलिसेड पैरेन्काइमा तो प्रेजेंट है, इसके साथ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा भी प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम देखें तो यहां पे बच्चे अगर आप देखोगे तो ये जो वैस्कुलर टिश्यू, ये वैस्कुलर टिश्यू जो यहां पे प्रेजेंट है, इसके अराउंड ये वाले जो सेल्स हैं ये क्या हैं, ये हैं बंडल शीथ सेल्स। अब ये बंडल शीथ सेल क्या कर रहे हैं, तो देखो ये पूरी तरीके से इसको कवर कर ले रहे हैं वैस्कुलर टिश्यूज को, और इसके साथ साथ ये कैसे हैं, इंपरवियस टू गैसियस एक्सचेंज, ठीक है ना। देखो प्रॉब्लम क्यों आती है, आपको पता है कि जो C3 प्लांट है इसके इस मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या है, रुबिस्को, ठीक है ना। अगर ये रुबिस्को मीजोफिल सेल्स में अगर यहां भी है तो कैल्विन साइकिल यहीं पे होनी है, पॉइंट को समझना, कैल्विन साइकिल फिर यहीं पे होनी है। लेकिन अगर कैल्विन साइकिल यहीं पे होनी है तो फिर क्या हो रहा है, यहां भी ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन,
भाई लाइट रिएक्शन हो रही है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, ऑक्सीजन क्रिएट हो रहा है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, CO2 जैसे आएगा, यानी कि केल्विन साइकिल टाइप की प्रोसेस चलेगी और यहां पे भी फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है। तो क्या किया जाए कि रुबिस्को को अगर इस मीजोफिल सेल से हटा के अगर कहां पहुंचा दिया जाए, किसी स्पेसिफिक टाइप के सेल्स में, तो रुबिस्को को अगर किसी स्पेसिफिक टाइप के सेल में पहुंचा दिया जाए और जो इंपरवियस हो फॉर द गैसियस सेक्शंस, तो डेफिनेटली यहां पे ऑक्सीजन तो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इसके अंदर लाइट रिएक्शन तो हो नहीं रही है। लाइट रिएक्शन कहां हो रही है? मीजोफिल टिश्यूज के अंदर। तो जब मीजोफिल टिश्यूज के अंदर लाइट रिएक्शन हो रही है तो ऑक्सीजन भी वहीं पे रिलीज हो रहा है, तो ये यहां से इजीली एटमॉस्फेयर में जा सकता है। अब वो इधर की तरफ नहीं पहुंच पाएगा, क्यों? क्योंकि ये इंपरवियस है। तो रुबिस्को को कहां पहुंचा दिया गया? बंडल शीथ सेल के अंदर। और ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन हुआ पर्टिकुलर इन प्लांट्स के अंदर। तो जब ये बंडल शीथ सेल के अंदर पहुंच गए, तो अब बंडल शीथ की सेल्स क्या है? गैसियस इंपरवियस, गैस के लिए इंपरवियस है, ठीक ना। और अब वहां पे अगर केल्विन साइकिल को परफॉर्म किया जाए तो फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में किसने बताया था? हैचन-स्लैक ने, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हैचन-स्लैक पाथवे, ठीक है ना। किसने बताया था? हैचन-स्लैक ने। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द हैचन-स्लैक पाथवे। देखते हैं, ये एटमॉस्फेरिक CO2 है, आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। एटमॉस्फेरिक CO2 आया किस फॉर्म में? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है ना। किस फॉर्म में आ गया? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, HCO3 के फॉर्म में, HCO3 के फॉर्म में, ठीक ना। अब ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आया और किसके साथ जुड़ा? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ। पॉइंट समझना बेटा, ये क्या है? मीजोफिल सेल। और ये क्या है? बंडल शीथ सेल। क्लियर? जो मीजोफिल सेल है, इसके अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? PEPKase, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है ना। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। अब देखिए, ये इसका जो सबस्ट्रेट होगा वो क्या होगा? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है ना। क्या होगा? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। अब ये बाइकार्बोनेट से यहां पे ये क्या करेगा? CO2 को ऐड करेगा और PEP को ऐड करके ये क्या बना देगा? C4 एसिड, एंड दैट इज द OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्लियर है बच्चे? अब देखिए, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट 3 कार्बन का, CO2 के पास 1 कार्बन, दोनों मिलके इन्होंने क्या बना दिया? C4 एसिड, एंड दैट इज द ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्लियर है? अब ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ये कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा? मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। क्लियर है? यहां पे हमने क्या देखा कि ये जो मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड है, ये ट्रांसपोर्ट होता है मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में, ठीक है ना। कहां ट्रांसपोर्ट हुआ? मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में। देखिए, ट्रांसपोर्ट हो गया और इसके बाद इसने क्या बनाया? C4 एसिड का, यानी बनाया क्या मतलब, अभी ये ट्रांसपोर्ट हुआ तो मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड के फॉर्म में ये यहां पे आ गया। अब इसमें क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस। तो ये क्या करेगा? एक CO2 को यहां पे रिलीज कर देगा और अपना C3 एसिड के फॉर्म में क्या होगा? वापस से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहां पे? मेसोफिल सेल के अंदर। तो जो इसमें सबसे पहला एंजाइम आपको क्या मिला? वो मिला PEPKase, ठीक ना, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। अब देखिए कि इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या देखा कि पहले ये एक 4 कार्बन का कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज द ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। वो मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो गया बंडल शीथ सेल के अंदर और इसने यहां एक CO2 रिलीज करके वापस से ये C3 एसिड में कन्वर्ट होता है, दैट इज द पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड। और ये ट्रांसपोर्ट हो गया कहां पे? वापस से मेसोफिल सेल के अंदर और रीजनरेट होके इसने फिर क्या बना दिया? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है ना। अब ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट वापस से फ्री हो गया, किसके लिए? दूसरे एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ बाइंड करने के लिए। अब ये प्रोसेस, ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी, लेकिन इसमें हमें ग्लूकोज की सिंथेसिस कहां हुई? वो तो हुई नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे जो CO2 रिलीज हुआ है, ये CO2 अब कहां चला जाएगा? केल्विन साइकिल में। क्यों? क्योंकि यहां क्या प्रेजेंट है? रुबिस्को। क्या प्रेजेंट है? रुबिस्को। तो यहां पे आपको ध्यान देना है, क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि रुबिस्को प्रेजेंट इन C4 प्लांट,
तो आंसर होगा क्या, बंडल शीथ सेल। रुबिस्को प्रेजेंट इन C3 प्लांट, इन विच टाइप ऑफ सेल, दैट इज द मेसोफिल सेल। तो अगर C3 और C4 में रुबिस्को के प्रेजेंस को लेके क्वेश्चन आता है तो आपको पता है कि C3 में रुबिस्को मेसोफिल सेल में और C4 में बंडल शीथ सेल में। अब इसके अंदर क्वेश्चन बोलता है कि अगर C4 प्लांट में अगर हम बात करें तो मेसोफिल सेल में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है जो बायोसिंथेटिक पाथवे को फॉलो कराता है, तो यहां पे आंसर क्या होगा, पेप्केज, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अगर हम कैल्विन साइकिल में देखते हैं तो कैल्विन साइकिल में या C3 साइकिल में जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, RUBP, जो कार्बन के साथ मिलके क्या बना देता है, C3 तीन कार्बन का कंपाउंड, दैट इज द 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहां पे पहला जो कंपाउंड है वो क्या है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का कंपाउंड। तो ये बहुत सारी बातें थी जो आपकी क्लियर हो गई। देखते हैं, कह रहा था प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज द 3 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज द फॉस्फोइनॉल पायरुवेट and is present in the mesophyll cell. Clear? The enzyme responsible for this fixation is the PEPcase, phosphoenol pyruvate carboxylase. Clear है? तो ये मेरे ख्याल से आपको सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। देखते हैं, कह रहा है it is important to register that the mesophyll cell lack the Rubisco enzyme. तो mesophyll cell के अंदर Rubisco नहीं है, तो रुबिस्को कहां प्रेजेंट है, बंडल शीथ सेल के अंदर। द C4 एसिड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज द फॉर्म्ड इन द मेसोफिल सेल, और यही ऑक्सैलोएसिटिक एसिड क्या होगा, कन्वर्ट होगा किसके अंदर, एस्पार्टिक एसिड या मैलिक एसिड के अंदर, और ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बंडल शीथ सेल में, और वहां जाके डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस करके CO2 को रिलीज कर देगा। अब यहां पे होता क्या है कि जो मेसोफिल सेल होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन चाहे जो भी हो, लेकिन अब बंडल शीथ सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन रेगुलर मेंटेन करके रखा जा सकता है, क्योंकि वो क्या है कि जो इसके अंदर आ गया अब वो CO2 बाहर तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये गैसियस इम्परवियस है, पता ही है आपको। देखिए अगर हम देखते हैं तो यहां पे वही चीज, फोटोसिंथेटिक सेल ऑफ C4 प्लांट लीफ, तो यहां पे 2 टाइप की सेल्स हैं, मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। मेसोफिल सेल्स किनारे किनारे अरेंज हैं, और उसके बाद ये जो वैस्कुलर टिश्यू है इसके, ये देखिए ये क्या अरेंज हैं, तो ये प्रेजेंट है यहां पे बंडल शीथ सेल, और ये बंडल शीथ सेल इसको पूरी तरीके से कवर कर लेती है। यहां पे देखते हैं तो वही चीज है, मेसोफिल सेल के अंदर क्या है, पेप्केज, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। और इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो पेप्केज क्या करता है कि यहां पे ये जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आया इसको फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ जोड़ के क्या बना दिया, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, दैट इज द 4 कार्बन कंपाउंड। अब ये मैलेट यानी कि मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, ये ट्रांसपोर्ट हुआ कहां पे, बंडल शीथ सेल के अंदर। बंडल शीथ सेल के अंदर जाने के बाद इसने एक CO2 यहां पे रिलीज किया बाय द प्रोसेस ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, और वापस से 3 कार्बन का कंपाउंड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, और ये पायरुविक एसिड वापस से आ गया किसके अंदर, मेसोफिल सेल के अंदर, और एक ATP को यूटिलाइज करके इसने क्या किया, वापस से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब देखते हैं ये जो CO2 आया ये कहां चला गया, तो ये चला गया वापस से कैल्विन साइकिल में। क्यों, क्योंकि यहां क्या प्रेजेंट है, रुबिस्को, और रुबिस्को है तो ये क्या कर देगा, कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस। क्यों, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बिल्कुल कम है और CO2 की कंसंट्रेशन प्रॉपर बनी हुई है जो मेंटेन की जा रही है, और इसकी वजह से यहां पे कैल्विन साइकिल वापस से रन करने लगती है। अब अगर हम देखते हैं तो वही यहां पे प्रॉपर कैल्विन साइकिल चल रही है, और यहां से सुगर इजिली वैस्कुलर टिश्यूज में अपलोड कर दिया जाता है। अब इस पूरी कहानी को समझते हैं कि यहां पे हुआ क्या। तो मैंने बोला कि जो C4 प्लांट्स थे उन्होंने क्या किया, कुछ स्पेशल टाइप की एनाटॉमी मेंटेन की, अडॉप्ट की, जिसकी वजह से इन्होंने पूरा अपना वैस्कुलर बंडल के अराउंड एक क्या किया, बंडल शीथ सेल का फॉर्मेशन किया। और बंडल शीथ सेल क्या होते हैं, इंपरवियस होते हैं फॉर द गैसियस एक्सचेंज। अब अगर हम क्या करें कि रुबिस्को को अगर हम बंडल शीथ सेल के अंदर अगर इंप्लांट कर दें और मेसोफिल सेल के अंदर से हटा दें तो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होगी। अब अगर फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो डेफिनेटली यहां पे क्या होगा, यहां पे बच्चे जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ग्लूकोज की सिंथेसिस प्रॉपर होने लगेगी। क्यों होने लगेगी, क्योंकि यहां पे फोटो रेस्पिरेशन एक जो वेस्ट प्रोसेस है वो नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। तो रुबिस्को खाली एक प्रोसेस करेगा एंड दैट इज द कार्बोक्सिलेशन। तो यहां पे ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस नहीं होने वाली है। तो ये एक एनाटॉमी डेवलप की C4 प्लांट में, जिसकी वजह से यहां पे इनका क्या हुआ, जो फोटोसिंथेटिक यील्ड है वो इंप्रूव हो गई। और इस पूरे पाथवे को अगर हम देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं, हैच एंड स्लैक पाथवे। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके बारे में हैच एंड स्लैक ने बताया था। कह रहा दिस CO2 रिलीज इन द बंडल शीथ सेल एंटर इन द C3 और द कैल्विन पाथवे, अ पाथवे कॉमन टू द ऑल प्लांट। तो जो C3 पाथवे है वो क्या है, कैल्विन पाथवे,
ये सारे प्लांट्स के लिए कॉमन है बच्चे, चाहे वो C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, सब में क्या होगा, कैल्विन साइकिल तो होगी ही होगी। यानी कि शुगर सिंथेसिस के लिए जो यूनिवर्सल प्रोसेस है दैट इज द कैल्विन साइकिल। क्लियर? ईदर दैट विल बी द C3 प्लांट और C4 प्लांट, डजंट मैटर। बंडल्स सेल आर रिच इन एन एंजाइम दैट इज द रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज दैट इज द रुबिस्को, बट पेप्केज नहीं होता है किसके अंदर, बंडल स्थित सेल के अंदर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो C4 प्लांट है उसके मेसोफिल सेल्स के अंदर कौन सा एंजाइम, पेप्केज, और जो बंडल स्थित सेल है उसके अंदर कौन सा एंजाइम, रुबिस्को। रुबिस्को है तो कैल्विन साइकिल होगी, ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी। पेप्केज है तो वो क्या करेगा, वो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिक्स करके एक 4 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो द बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द शुगर Calvin pathway and is common for the both C3 and C4 plant. Clear? And this is all about the Hatch and Slack pathway. बच्चों मेरे ख्याल से ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर हम स्टार्ट से देखें तो इसमें कुछ खास है नहीं, उसमें आपको बस खाली ये देखना है कि इसमें एक एडिशनल एनाटॉमी होती है और एक एडिशनल पाथवे होता है जो मेसोफिल सेल में अलग होता है और बंडल स्थित सेल में अलग होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जो कैल्विन साइकिल होती है वो C3 प्लांट में कहां होता है, मेसोफिल सेल में। C3 साइकिल जो C3 पाथवे है वो C4 प्लांट में कहां होता है, तो वो होता है किसके अंदर, बंडल स्थित सेल के अंदर। क्लियर है? तो इसके बेस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं मेरे ख्याल से अब आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। सारा C4 पाथवे क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। तो बच्चों फिर मेरे ख्याल से जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के जो डाउट्स इस पे आने थे वो हमने क्लियर कर दिए। जो क्वेश्चंस इस पे बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चंस बनते हैं कि एंजाइम कौन सा कहां पे प्रेजेंट है, कहां कहां पे कौन सा पाथवे फॉलो हो रहा है, कैल्विन साइकिल कहां पे परफॉर्म हो रही है, तो बंडल स्थित सेल के अंदर हो रही है, मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, तो वहां पे पेप्केज है। तो यही सारे प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये रहा हमारा कैल्विन C4 पाथवे, और बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं आपसे फोटो रेस्पिरेशन के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।